नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। हम बात कर रहे हैं क्यों सरल और व्यवहारिक है भारतीय गणित, इस विषय पे सीके राजू भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चंद्रकांत राजू, जो देश के प्रमुख वैज्ञानिक हस्ताक्षर हैं, वे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद की जनरल के संपादक भी रह चुके हैं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली इत्यादि के फेलो रह चुके हैं। उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी। भौतिकी पर टाइम टुवार्ड्स ए कंसिस्टेंट थ्योरी, क्लूबर 1994, गणित के इतिहास और दर्शन पर कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, पियर्सन 2007, और विज्ञान, धर्म और नैतिकता के इंटरफेस पर द 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम से 2003। उनके अनुसार उपनिवेशवादी राजनीति के अनुकूल समय की अवधारणा धर्मशास्त्र से विज्ञान, गणित, भौतिक और विज्ञान में घुस गई है। उनका मानना है कि आज देश में विज्ञान और गणित के माध्यम से ईसाई मजहबी मान्यताएं स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने गणित और विज्ञान के इतिहास की अनेक स्थापनाओं को चुनौती दी है। चंद्रकांत राजू से भारत में विज्ञान के शिक्षण और भविष्य के बारे में लंबी बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। गत जनवरी में आयोजित विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन एक सत्र भारतीय विज्ञान शास्त्र और विज्ञान पर रखा गया था। इसका अनेक वैज्ञानिकों ने काफ़ी विरोध किया था और कहा था इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। क्या आप मानते हैं? क्या भारत में ऐसा कोई प्राचीन विज्ञान रहा है या नहीं? मैंने तो भारतीय विज्ञान शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, परंतु विज्ञान का एक सरल नियम है जिसे पोपर ने कहा था रिफ्यूटेबिलिटी, और इसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया है खंडनीयता। इसका अर्थ है किसी भी सिद्धांत का खंडन कैसे किया जाए, इससे ही विज्ञान बनता है। मैं तो विज्ञान कांग्रेस में गया नहीं था, परंतु जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ ऐसी कोई खंडन की बात रखी नहीं गई। दूसरी बात है कि हर प्रकार से परीक्षा किए जाने के बाद ही कोई बात विज्ञान के दायरे में आती है। प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। विज्ञान में शब्द प्रमाण नहीं चलता है। कहीं कोई बात कही गई है, इतने भर से बात नहीं बनती है, उसका प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखाना होता है। यदि कहीं भी कुछ वर्णन है तो उसके आधार पर किसी ने विमान उड़ाकर दिखाया होता तो इससे कुछ बात बनती, और जो ग्रहों के बीच आने जाने की बात है वह बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। इस अतिशयोक्ति से काफ़ी नुकसान होता है। यह जो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही जाती है, इससे सही बातें भी उपेक्षित हो जाती है। देखिए, मैंने ग्रीक विज्ञान के रचे गए आडंबर का विरोध किया है, तो उसी सिद्धांत पर मैं भारत के विज्ञान को भी जांचूंगा। सिद्धांत तो वही रहेगा। भारत में बहुत सारी विज्ञान की बातें रही हैं जिनका आज भी काफ़ी प्रयोग हो सकता है, परंतु ऐसी अतिशयोक्तियों से उनकी भी उपेक्षा कर दी जाती है। लोग इस प्रोपेगेंडा में उलझ जाते हैं और ग्रहों के बीच आवागमन के विरुद्ध में भारत में आविष्कृत कैलकुलस भी उपेक्षित हो जाता है। इसलिए पर्याप्त प्रमाणों और परीक्षण के बाद ही कोई बात कही जानी चाहिए। विज्ञान में केवल ग्रंथ का प्रमाण नहीं माना जा सकता। तो क्या मान लें कि भारत में विज्ञान की कोई परंपरा नहीं रही, वैमानिकी आदि ग्रंथ बेकार हैं? नहीं,
मैं यह मानता हूँ कि प्राचीन भारत में बहुत कुछ था। उदाहरण के लिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो में देखिए कितनी वैज्ञानिक नगर योजना थी, बहुत सारी चीज़ें थी। उनमें से जिन चीज़ों का परीक्षण कर लिया गया है और जिनका प्रमाण जुटा लिया गया है उसकी बात की जानी चाहिए। जैसे कि पाई के मान की बात, यह शुल्ब सूत्र में वर्णित। डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय के होने की बात कही। इस बात को थोड़ा बारीकी से समझने की आवश्यकता है। बौधायन, आपस्तंभ और कात्यायन शुल्ब सूत्र में इसका उल्लेख। यह भी मान सकते हैं कि इनका काल ईसाई कैलेंडर से 800 वर्ष पूर्व रहा होगा। मैं ईसा पूर्व नहीं बोलता हूँ क्योंकि ईसा कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है। पाइथागोरस 500 वर्षों में हुआ है। इस प्रकार हम 300 वर्ष पहले से उसे जानते थे, परंतु इस बात को और आगे बढ़ाया जा सकता है। हम क्यों माने पाइथागोरस को? उसका क्या प्रमाण? सिद्धांत तो यही है ना कि जिसका प्रमाण नहीं हुआ मिथ्या है। तो फिर पाइथागोरस के होने का क्या प्रमाण है? वह भी एक मिथक है, उसके होने का कोई भी प्रमाण नहीं। यदि पाइथागोरस एक मिथक है तो इसकी रचना किसने और क्यों की? इसके राजनैतिक कारण। ग्रीक को आमतौर पर यूनानी कहा जाता है, परंतु वह सही नहीं है। ग्रीक के बारे में काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला और लिखा गया। यह किया गया मिस्र को दबाने के लिए। मिस्र में पिरामिड जो बने हैं उससे कोई बिना पाइथागोरस प्रमेय को जाने बना सकता है? क्या इराक में हमें 1600 की क्ले टैबलेट्स यानी कि शिलालेख मिलते हैं? उनमें बहुत साफ साफ पाइथागोरस प्रमेय का वर्णन है। इन्हें हम कैसे नकार सकते हैं? तो हमें यह पूछना है कि पश्चिमी इतिहासकारों ने इन सभी प्रमाणों को क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा कि पाइथागोरस के पास प्रमाण था, आपने केवल उसका अवलोकन किया था, उसका कोई प्रमाण नहीं था, इसका कोई डिडक्शन नहीं था। डिडक्शन पाइथागोरस ने दिया और डिडक्शन से ही मैथमेटिक्स बनता है। परंतु जब पाइथागोरस का ही कोई प्रमाण नहीं है तो हमें कैसे पता कि उसने कोई प्रमाण दिया? वह भी झूठ है। जब वे यहाँ फंस जाते हैं तो कहते हैं कि यूक्लिड के पास प्रमाण था। अब यूक्लिड के होने का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मैंने 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर रखी है कि कोई भी यूक्लिड के होने का कोई ठोस सबूत दे दे तो मैं उसको यह इनाम देता हूँ। 3-4 वर्ष हो गए, किसी ने कोई प्रमाण नहीं दिया। अब जिस बात का कोई प्रमाण नहीं है उसे तो पाठ्य पुस्तकों से हटा देना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट में जो प्रमाण दिया गया है वह भी डिडक्टिव प्रमाण नहीं। उनका कहना रहा है कि भारतीय ग्रंथों में जो गणित है उसका डिडक्टिव प्रमाण नहीं, इसलिए वह मैथमेटिक्स नहीं है। यह एक दार्शनिक झगड़ा है। भारतीय ग्रंथों में प्रत्यक्ष को ही पहला प्रमाण माना गया, उसे ही दिया गया है। जहाँ प्रत्यक्ष को सबसे बड़ा प्रमाण माना गया है, परंतु दूसरी ओर एलिमेंट में भी तो डिडक्टिव प्रमाण नहीं। यूक्लिड का पहला प्रमेय का केवल प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, चौथे का भी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण। 20वीं सदी तक उसका कोई डिडक्टिव प्रमाण था ही नहीं। यह पूरी की पूरी बात झूठी है। इस तर्क से उनकी अपनी बात भी खारिज हो जाती है। हालांकि 20वीं सदी में वॉर्टन, रसेल और हिलबर्ट आदि ने उसे बचाने की कोशिश की और कहा कि यूक्लिड ने गलती की थी। इसके लिए उन्होंने चौथे प्रमेय को सिद्धांत बना दिया। इसके लिए हिलबर्ट ने सिंथेटिक ज्यामिति बनाई, परंतु यह अभी 35वें प्रमेय के आगे नहीं चला। पाइथागोरस 47वां प्रमेय, वह हिलबर्ट से भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
वास्तव में डिडक्टिव प्रमाण देना एलिमेंट का उद्देश्य था ही नहीं। इसका उद्देश्य मिस्र की रहस्य ज्यामिति से जुड़ा है। इसके माध्यम से हमारा ध्यान अंदर की ओर जाए, जैसे कि योग में होता है। योग की ही भांति वह ध्यान की ओर ले जाने की विधा थी। इसे जानबूझकर डिडक्टिव तरीके की ओर ले जाया गया। ऐसा किया गया चर्च के कारण। इन बातों पर शोध किया जाना चाहिए। इतिहास की छोटी चीज़ों को भी स्थापित करने में खर्च होता है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। केवल बोलने से नहीं होगा, उससे उसका मजाक बन जाता है। उतना शोध करने की तैयारी चाहिए। शोध करके ही बोलना जरूरी है क्रमशः।